हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो का हम लोग का टॉपिक है पैराडाइज लॉस्ट, जो कि जॉन मिल्टन का काफ़ी फेमस वर्क है। इससे पहले भी हम पैराडाइज लॉस्ट पे ऑलरेडी वीडियो अपना अपलोड कर रखे हैं, लेकिन उसमें हम पैराडाइज लॉस्ट की पूरी जो स्टोरी क्या थी पूरे बुक के बारे में डिस्कस की हुए। लेकिन इस वाले वीडियो में हम स्पेशली बुक 1 पैराडाइज लॉस्ट के बुक 1, जो कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में है, जिसपे हम बहुत सारा कमेंट भी आ रहा था, तो इसके बारे में मैंने डिस्कस किए हैं। बुक 1 को डिस्कस किए हुए, इंट्रोडक्शन के साथ अबाउट ऑथर और फिर थीम और मतलब बुक 1 में क्या डिस्कस किया गया और एंड में कंक्लूजन, ये सारा मेंशन किए हुए। ठीक है, तो मेनली बुक 1 को फोकस किए हैं इसमें। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन मेंशन किए हैं, और वीडियो अगर आप लोग के सिलेबस का है, वीडियो के थ्रू आप लोग की हेल्प होती है ना, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। तो इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक पोएम। एक पैराडाइज लॉस्ट जो है ना, एक एपिक पोएम है। एपिक पोएम कैसी पोएम होती है ना, जो बहुत लंबी कविता, जैसे अगर हम रामायण और महाभारत की बात करें तो वो एक एपिक पोएम मानी जाती है। ठीक है, रिटन बाय द ग्रेट इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन, जिसको कि लिखा गया है महान इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन के द्वारा, एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1667, और इसको पहली बार पब्लिश करवाया गया था 1667 में। ठीक है, और जब इसको 1667 में पब्लिश करवाया गया तो इसमें टोटल 10 बुक्स थे। पहली बार जब पब्लिश करवाया गया तो ये 10 बुक्स में पब्लिश हुआ, जिसमें कि बुक 1 अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। द बुक पैराडाइज लॉस्ट इज कंसिडर्ड बाय मैनी स्कॉलर्स टू बी मिल्टन्स बेस्ट वर्क। बुक जो है पैराडाइज लॉस्ट को बहुत सारे स्कॉलर्स यानी विद्वानों के द्वारा मिल्टन का बेस्ट वर्क माना जाता है, एंड सॉलिडिफाइज हिज प्लेस, और यह जो वर्क है उनके प्लेस को निश्चित करता है एज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट ऑफ ऑल टाइम। मतलब यही जो वर्क है जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, वही उनको इंग्लिश लिटरेचर के ऑल टाइम मतलब क्या बनाता है, ग्रेटेस्ट पोएट बनाता है हमेशा के लिए। मतलब एक अलग सी पहचान दिलाता है। यह है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जॉन मिल्टन का कौन सा वर्क, पैराडाइज लॉस्ट। अब आगे हम लोग देखते हैं। द पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 12 बुक्स। अब जो पोएम को प्रेजेंट टाइम, बाद में फिर से अगेन आप मेंशन कर सकते हो, अगेन इसको 1674 में पब्लिश किया गया। ठीक है, 1674 में जब इसको पब्लिश करवाया गया तो उस टाइम बुक में टोटल 12 चैप्टर थे, जिसमें कि आर्ग्यूमेंट ऐड किया गया था। तो बाद में बुक में टोटल 12 चैप्टर हो गए। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें 12 चैप्टर हैं, एंड मोर देन 10,000 लाइन्स, और ज्यादा मतलब 10,000 से भी ज्यादा लाइन्स है इस पोएम में, ऑफ ब्लैंक वर्ड्स, और जो कि लिखी गई है ब्लैंक वर्ड्स में। ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है ना, ऐसी पोएम जो मेनली किसी मतलब राइम स्कीम को फॉलो नहीं करती हो, और अगर हम बात करें मीटर तो ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती थी। ब्लैंक वर्ड्स वाली जो भी पोएम होती थी ना, तो वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती थी। तो इसी तरह पैराडाइज लॉस्ट को भी आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। इट इज ए टेल ऑफ फॉल ऑफ मैनकाइंड। ये एक कहानी है, फॉल ऑफ मैनकाइंड, इट मीन्स मानव के पतन की, मानव जाति के पतन की कहानी है। द मोमेंट वैन, उस समय की कहानी है, वैन जब एडम एंड ईव माना जाता था कि पहले धरती पे मतलब पहले जो मनुष्य माना जाता था कि वो कौन थे, एडम और ईव ही थे। वे आर टेम्प्ट बाय सैटन टू ईट द फॉरबिडन फ्रूट। उनको क्या किया जाता है, एडम और ईव को मतलब उकसाया जाता है सैटन के द्वारा, वो क्या करे, ईट द फॉरबिडन फ्रूट। फॉरबिडन यानी ऐसा मतलब जो चीज अलाउ नहीं हो उसको ईट करना, वैसे फ्रूट को ईट करना। फॉरबिडन मतलब होता है नॉट अलाउड, मतलब जो चीज अलाउ नहीं था, जो फ्रूट खाना, वो खा लिया। कौन खा लिया, एडम और ईव खा लिया। किसके कहने पे, उकसाने पे, सैटन के कहने पे। फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज, ट्री ऑफ नॉलेज का वो एक फल फॉरबिडन फ्रूट वो खा लिए थे, कौन, एडम और ईव। अब है एंड गॉड पनिश्ड देम, और गॉड क्या किया, उन लोगों को पनिश किए, फ्रॉम द गार्डन ऑफ एडन फॉर एवर। तो यहाँ पे थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा है सेंटेंस, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि गॉड क्या किया, डिसमिसेस देम, गॉड उनको निकाल दिए फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन, गार्डन ऑफ ईडन से फॉर एवर यानी हमेशा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो डिसमिसेस। अब आगे है, द पैराडाइज लॉस्ट इज सिमिलर टू द बुक फ्रॉम विच मिल्टन टेक्स मच ऑफ हिज स्टोरी। तो पैराडाइज लॉस्ट जो है ना, बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल एक जैसी उस बुक की तरह है जिससे मिल्टन अपनी ज्यादातर स्टोरीज लेते हैं। जैसे कि कौन सी बुक है, द बुक ऑफ जेनेसिस, द बुक ऑफ जेनेसिस, जो कि द फर्स्ट बुक मानी जाती है बाइबल की, तो उसी से मिल्टन ज्यादातर अपनी स्टोरी लेते थे। तो उसी तरह पैराडाइज लॉस्ट की भी स्टोरी उसी से ली गई है, किससे, द बुक ऑफ जेनेसिस से। तो यहाँ तक आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे अबाउट ऑथर देखते हैं, अबाउट पोएट देखते हैं। तो पोएट तो जॉन मिल्टन है, तो उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। अबाउट पोएट, जॉन मिल्टन वॉज एन इंग्लिश पोएट। जॉन मिल्टन इंग्लिश पोएट है, एंड मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या हो जाता है ना, एक मतलब मेल स्कॉलर या मेल ऑथर की जब बात करते हैं तो उनके लिए हम लोग मैन ऑफ लेटर्स यूज करते हैं। कॉमनली कंसिडर्ड
वन ऑफ द प्रीएमिनेंट राइटर्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। प्रीएमिनेंट यानी प्रमुख राइटर, विशेष राइटर माने जाते थे इंग्लिश लैंग्वेज के। वन ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल मैन ऑफ हिज टाइम्स, और अपने टाइम के वन ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल, मतलब अपने टाइम में उनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान था। ही वॉज फ्लुएंट इन इंग्लिश, वो काफी फ्लुएंट थे किस चीज में, इंग्लिश में, लैटिन में, ग्रीक में एंड इटालियन में, ये सारी मतलब लैंग्वेज में वो काफी फ्लुएंट थे। एंड यहाँ पे एंड लिख सकते हो, राइटिंग हिज वर्क्स इन ऑल ऑफ दिस लैंग्वेज, और वो अपना सारा वर्क मतलब ये सारे लैंग्वेज में लिखे हैं। अब आगे है, एमंग हिज वर्ल्ड फेमस वर्क, उनके वर्ल्ड फेमस वर्क में इंक्लूडेड है, मतलब शामिल है पैराडाइज लॉस्ट जो कि काफी फेमस है। फिर है आगे एरियोपैजेटिका एंड लाइशिडास, जिस पे भी ऑलरेडी हमको बहुत सारा कमेंट आता है। लाइशिडास काफी जॉन मिल्टन का फेमस वर्क है, तो ये सारा काफी फेमस वर्क है जॉन मिल्टन का। ही इज डिस्क्राइब्ड एज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर बाय बायोग्राफर विलियम हैले, तो बायोग्राफर जो है उनके विलियम हैले, उनके द्वारा मतलब जॉन मिल्टन को डिस्क्राइब किया गया है। कैसे डिस्क्राइब किया गया, ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर के रूप में। अब आगे है पोएट सच एज, पोएट जैसे कि विलियम ब्लैक, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड थॉमस हार्डी वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉन मिल्टन, ये सब पोएट जो है जॉन मिल्टन से काफी प्रभावित थे। अब आगे हम लोग सेटिंग की बात करते हैं, सेटिंग ऑफ द पोएम। द एक्शन ऑफ द पोएम सेट इन 4 मेन स्टेजेस, तो इस पोएम का जो एक्शन है ना वो 4 मेन स्टेज में, 4 जगह पे दिखाया गया कि 4 जगह पे का एक्शन इंक्लूड किया गया। कहाँ पे, हेल यानी नर्क में दिखाया गया, हेवन स्वर्ग में, पैराडाइज में दिखाया गया, बिफोर द फॉल, पैराडाइज यानी पतन, मानव के पतन के पहले स्वर्ग का दृश्य दिखाया गया, एंड अर्थ इन इट्स फॉलन स्टेट, और अर्थ को भी दिखाया गया है इसके फॉलन स्टेट्स में। तो मेनली ये 4 सेटिंग रखी गई है इस पोएम की, तो ये सेटिंग हो गया। अब हम लोग देखते हैं इस पोएम का थीम क्या है। थीम्स ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट, तो थीम के बारे में डिस्कस करते हैं। थीम सबसे पहले है हायरकी यानी एंड ऑर्डर। हायरकी यानी क्या हो जाता है ना कि ग्रुप ऑफ पर्सन, ऐसे लोगों का ग्रुप जिनको मतलब अलग अलग शक्ति, जैसे राजा के महल में होता है ना ढेर सारा आदमी, ढेर सारा मंत्री, सबके पास अपनी अलग अलग शक्तियां होती है, अलग अलग पावर होता है, अलग अलग सबका स्थान होता है, तो हायरकी भी उसी के टर्म में यूज किया जाता है। एंड ऑर्डर, डिसओबीडियंस एंड रिवॉल्ट, डिसओबीडियंस यानी किसी की आज्ञा का पालन नहीं करना यानी अवज्ञा करना, एंड रिवॉल्ट यानी विद्रोह, सिन एंड इनोसेंस, सिन यानी पाप, इनोसेंस यानी बेगुनाही, फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा, या फिर प्रीडेस्टिनेशन यानी जो पहले से निर्धारित हो, या फिर आगे है लव एंड मैरिज भी इस पोएम का थीम है। अब यहां तक हो गया, हम लोग थीम देख लिया। अब समरी ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट बुक 1, तो बुक 1 की क्या कहानी है मेनली, अब उसको डिस्कस करेंगे। जस्ट लाइक इलियड एंड द ओडिसी, तो बिल्कुल इलियड और ओडिसी की तरह, इलियड और ओडिसी भी एपिक पोएम है, काफी पुरानी है। पैराडाइज लॉस्ट बिगिंस विथ एन इन्वोकेशन, पैराडाइज लॉस्ट भी एक इन्वोकेशन, एक मतलब एक प्रार्थना से शुरू होती है, ठीक है। एंड द पोएट एक्सप्लेन्स द थीम ऑफ हिज फर्स्ट एक्ट ऑफ डिसओबीडियंस टुवर्ड्स द गॉड। और पोएट क्या करते हैं ना इस मतलब बुक में, पहले थीम डिस्क्राइब करते हैं। कौन सा थीम, एक्ट ऑफ डिसओबीडियंस, यानी दिखाते हैं कि कैसे आज्ञा का पालन नहीं किया गया टुवर्ड्स द गॉड, मतलब भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया गया। एंड देन इट्स कंसिक्वेंसेस है, और इसके परिणाम को दिखाते हैं कि भगवान की आज्ञा ना पालन करने पे क्या हुआ, ठीक है। आगे हम पैराडाइज लॉस्ट का कुछ स्टार्टिंग का लाइन मेंशन किए हुए हैं, 3-4 लाइन, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, तो आप ये मेंशन कर सकते हो। फिर आगे हम लोग देखते हैं, देन मिल्टन इन्वोक्स द म्यूज, उसके बाद मिल्टन क्या करते हैं ना, इन्वोक्स म्यूज मतलब आराधना करते हैं म्यूज की। म्यूज कौन है, जीसस क्रिस्ट थे ना, उन्हीं की बेटी जो कि मानी जाती है मेनली आर्ट और साइंस की देवी के रूप में, तो उनको उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, टू असिस्ट हिम कि वह उनको रास्ता दिखाए डिवाइनली इन गिविंग टू हिज पर्पस ऑफ राइटिंग, और उनको मतलब एक राइटिंग का उद्देश्य दे। मतलब होता है ना जैसे हम लोग कोई भी अच्छा वर्क करने से पहले गणेश जी का पूजा करते हैं, कोई लिटरेचर या कोई पढ़ाई लिखाई से वर्क करने से पहले सरस्वती माँ की पूजा करते हैं, तो इसी तरह पोएट भी पहले क्या करते हैं, वही जो म्यूज है जिनको कि हम लोग जीसस की डॉटर मेनली माना जाता है, जो कि आर्ट और साइंस की देवी के रूप में जानी जाती है, तो उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। मिल्टन्स म्यूज इज हॉली स्पिरिट, मिल्टन की जो म्यूज है वो शुद्ध हॉली स्पिरिट है, विच इन हिज व्यूज, जो कि उनके व्यूज में मेक्स हिज पोएम सुपीरियर, जो उनकी पोएम को काफी सुपीरियर बनाएगी, काफी अच्छा बनाएगी टू द अदर्स, दूसरे से। इसलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान से कि हाँ मतलब उनको उनके अंदर ऐसी पावर आ जाए कि वो काफी अच्छा पोएम लिख सके। अकॉर्डिंग टू मिल्टन के अकॉर्डिंग पर्पस ऑफ राइटिंग इज His purpose of writing is to, उनके जो लिखने का उद्देश्य है वो है exert eternal providence and justify the ways of
गॉड टू मैन, कि वो चाहते हैं कि इंसान के लिए भगवान का जो रास्ता है, भगवान तक के जाने का जो रास्ता है वो बताना चाहते हैं। राइटिंग का उद्देश्य उनका वो है कि वो इंसान को भगवान की अहमियत बताना चाहते हैं। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। फिर आगे है मिल्टन मूव्स फ्रॉम प्रेयर टू द डिसओबीडियंट ऑफ एडम एंड ईव। अब प्रेयर मिल्टन कर लिया, उसके बाद वो डिसओबीडियंट यानी अवज्ञा को दिखाते हैं, कैसे एडम और ईव भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करता है। दैट अकर्ड, जो कि होता है बिकॉज ऑफ द सैटर्न। किसके वजह से होता है? सैटर्न, क्योंकि सैटर्न के उकसाने की वजह से ही एडम और ईव जो है भगवान के अगेंस्ट जाते हैं। सैटर्न हु वाज लूसीफर, सैटर्न जो कि लूसीफर था, एन एंजल, मतलब सैटर्न जो है अभी एक डेविल है, राक्षस है, बट पहले ये एक लूसीफर, एक एंजल, भगवान का जैसा ही उसका स्थान था, लेकिन अभी वो एक राक्षस है। ए वॉर स्टार्टेड बिटवीन गॉड एंड सैटर्न, एक युद्ध स्टार्ट हो चुका था किसके बीच में? भगवान और सैटर्न के बीच में। इन विच सैटर्न वाज डिफीटेड, जिसमें कि सैटर्न हार चुका था। एंड थ्रू आउट ऑफ हेवन, और उसको हेवन, एंड यहाँ पे आप मतलब लिख लीजिएगा, तो उसको हेवन के बाहर फेंक दिया गया था, इनटू हेल, हेल में, along with बेल्जेबब, और उसके साथ कौन था? बेल्जेबब, एक और राक्षस है। एंड हिज कंपेनियन, और भी उसके साथी थे, whom आर नाउ डेमोन्स, जो कि अब सारे डेमोन्स हैं, इट मीन्स राक्षस हैं। अब आगे ऑल ऑफ द डेमन्स, और वो जो सारे राक्षस है इंक्लूडिंग सैटर्न, जिसमें कि सैटर्न भी शामिल है, लाइज स्टैंड, वो सब पड़े हुए हैं स्थिर, इन ए लेक ऑफ फायर। किसमें पड़े हुए हैं? लेक ऑफ फायर में। काफी इंपॉर्टेंट है कि भगवान जो इन लोग को निकाल देते हैं ना हेवन से, तो ये लोग कहाँ आ जाते हैं? लेक ऑफ फायर में आ जाते हैं। ब्रेकिंग द ऑफुल साइलेंस, और उस ऑफुल, इट मीन्स भयानक साइलेंस को तोड़ते हुए, सैटर्न बिमॉन्स, सैटर्न वुमेन्स, इट मीन्स एक दुख व्यक्त करता है, देयर टेरिबल पोजीशन, अपने टेरिबल पोजीशन यानी जो भयावह स्थिति में था उसके लिए दुख व्यक्त करता है। बट डज नॉट रिपेंट, लेकिन उसको अभी भी रिपेंट यानी पछतावा नहीं है ऑफ हिज रेबेलियन अगेंस्ट गॉड, कि भगवान के विरुद्ध जो ये लोग आंदोलन किए ना, विद्रोह किए हैं, उसके लिए लेकिन पछतावा नहीं। सजेस्टिंग दैट, और यह फिर आगे सलाह देता है, दे माइट गैदर देयर फोर्सेस फॉर अनदर अटैक, कि उन लोग को फिर से एक दूसरे अटैक के लिए फिर से फोर्स इकट्ठा करना चाहिए, और सैनिक इकट्ठा करना चाहिए। अब आगे है बेल्जेबब इज डाउटफुल, यहाँ डाउटफुल में भी DOUBT होगा, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। तो बेल्जेबब जो है वो डाउटफुल है, संदेह में है। ही इज नाउ बिलीव दैट गॉड कैन नॉट बी ओवर पावर्ड, उसको पता है कि भगवान की शक्ति, मतलब ऐसा नहीं कि भगवान को जीता जा सकता है शक्ति के बल पे, क्योंकि बेल्जेबब को ये पता है कि भगवान के पास ज्यादा पावर है। सैटर्न डज नॉट फुल्ली कॉन्ट्राडिक्ट दिस, सैटर्न पूरी तरह से इस चीज से इनकार नहीं करता असेसमेंट, बट सजेस्ट दैट, बेल्जेबब बोलता है कि भगवान के पास ज्यादा पावर है, तो सैटर्न पूरी तरह से इस चीज से इनकार नहीं करता, बट क्या करता है? वो सजेस्ट करता है दैट दे कुड एट लीस्ट प्रिवर्ट गॉड्स गुड वर्क टू एविल पर्पस, कि वो लोग क्या कर सकते हैं? भगवान के अच्छे वर्क को यूज कर सकते हैं अपने बुरे उद्देश्य के लिए। ठीक है, मतलब भगवान के अच्छे कामों को बुरा में बदल सकते हैं, कि वो लोग भगवान से मतलब लड़ नहीं सकते, हरा नहीं सकते, लेकिन एट द एंड भगवान को प्रॉब्लम दे सकते हैं। इट मीन्स उनके अच्छे काम को क्या कर सकते हैं? एविल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, बुरे पर्पस के लिए। सैटर्न सेज टू ऑल, सैटर्न सबको कहता है, द डेविल्स, सारे राक्षसों को कहता है, वे आर फॉर्मली एंजल्स, जो कि पहले एंजल्स थे, हु चूज टू फॉलो सैटर्न, जो कि चूज किए सैटर्न को फॉलो करना, सैटर्न का साथ दिया इन हिज रेबेलियन, उसके विद्रोह में। बेटर टू रेन इन हेल, कि हेल में रेन इट मीन शासन करना ज्यादा अच्छा है, देन सर्व इन हेवन, हेवन में जाके दूसरे भगवान की सेवा करने से ज्यादा अच्छा क्या है? हेल में, नर्क में आके क्या करना? शासन करना। ठीक है, तो ये वाला कोट्स यहाँ पे यूज करता है। अब कौन यूज करता है? सैटर्न यूज करता है अपनी आर्मी के लिए, ताकि उसकी आर्मी को थोड़े मोटिवेटेड रहे। अब आगे है सैटर्न कॉल्स द रेस्ट ऑफ द फॉलन एंजल्स ऑफ, सैटर्न क्या कहता है? बाकी सारे भी एंजल्स जो हैं वहां जो लेटे हुए हैं उन सबको बुलाता है, नेम्ड। यहाँ पे हम कुछ नाम मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहले है आयरिस, और फिर है ओसाइरिस, और फिर है मोलोक, बेलियल, ड्रैगन, बैलम, फिर है आगे ऑरा, इटीसी। तो ये सब जो देवता हैं, ये सब मतलब एंजल हैं जो कि सैटर्न का साथ दे रहे हैं, सब अब राक्षस बन चुके हैं, तो इन सब का नाम भी मेंशन किया हुआ है। ही अगेन कमांड्स, वह फिर से आज्ञा देता है, अवेक अराइज और बिफोर इवन फॉल इन, यहाँ पे बिफोर आप एक साथ कर लीजिएगा, FORE, तो वो क्या करता है? मतलब जग जाना चाहिए पूरी तरह से, गिरने से पहले क्या होना चाहिए? इससे पहले कि हम लोग पूरी तरह गिर जाएं, उससे पहले हम लोग को अपने आत्मा को जगा लेना चाहिए, खुद को जगा लेना चाहिए। अब आगे है एज एन आर्मी ऑफ डेविल्स गैथर्ड, जैसे ही वो डेविल्स की आर्मी, राक्षसों की आर्मी इकट्ठा होती है अराउंड द सैटर्न के चारों ओर, ही प्रेजेस देम, वो उनकी तारीफ करता है, बाय कॉलिंग देम, उनको बुलाता है, क्या बुलाता है? मीरियड्स
ऑफ इमॉर्टल स्पिरिट, मतलब ऐसी, मतलब उनको बोलता है अमर आत्मा, एक तरह से बोलता है कि अमर आत्मा है वो लोग। एंड पावर्स मैचलेस, और उनके पास जो पावर है वो मैचलेस है, इट मीन्स उनके जैसा पावर किसी के पास में नहीं। द आर्मी ऑफ डेमन्स अंडर द कमांड ऑफ द मेटेरियलिस्टिक मैमन, मैमन एक फिर से यहाँ पे डेमन है, राक्षस है, डेविल है, तो उसके अंडर क्या करते हैं, स्टार्ट डिगिंग द ग्राउंड, वे सारे राक्षस क्या करने लगते हैं उस, मतलब वहां जो जहां ये लोग पड़े हुए हैं हेल में, वहां पे ग्राउंड को डिग करना स्टार्ट कर देते हैं, खोदना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद स्टार्ट डिगिंग द ग्राउंड एंड ब्रिंग आउट गोल्ड, और उसके अंदर से क्या निकालते हैं, गोल्ड निकालते हैं, एंड अदर कॉस्टली मिनरल्स, और भी दूसरे कॉस्टली खनिज उसके अंदर से निकलता है, एक्सेप्ट ऑयल, लेकिन वहां पे क्या नहीं मिलता है, एक्सेप्ट ऑयल, ऑयल नहीं मिलता, बाकी गोल्ड और भी ढेर सारे कॉस्टली मिनरल्स मिलते हैं कहाँ पे, हेल में, जब शैतान लोग सारे खोद रहे हैं। विद देयर सुपर पावर, अपने सुपर पावर से दे कंस्ट्रक्ट ए ग्रेट चैम्बर, वे लोग एक बड़ा सा चैम्बर बनाते हैं, कॉल्ड पेंडेमोनियम, ठीक है, पेंडेमोनियम नाम का एक बड़ा सा चैम्बर बनाते हैं, हेल को जो बोला गया है। थाउजेंड ऑफ डेमन्स, और हजारों डेमन्स यानी राक्षस, श्रिंक टू फिट इनसाइड इट, और छोटे हो जाते हैं, हजारों राक्षस क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं इसमें फिट आने के लिए, ठीक है, क्योंकि ढेर सारे राक्षस थे, सबका आकार बिल्कुल बड़ा बड़ा, मतलब एकदम डायनासोर की तरह था, तो वो सारे छोटे हो जाते हैं ताकि वो उस जो अभी जो कंस्ट्रक्ट किए पेंडोमेनियम उसके अंदर आ सके। नाउ ऑल ऑफ देम मेक ए प्लान, अब वो सारे मिलके प्लान बनाते हैं टू फाइट विथ गॉड, क्या करने का, गॉड से लड़ने के लिए, कि कैसे वे लोग गॉड को से लड़ सकते हैं, कैसे उनको हरा सकते हैं, इस चीज का प्लान बनाते हैं। एंड हाउ टू टेक रिवेंज ऑन देम, और कैसे वे अपना बदला ले सकते हैं। बुक 1 इज एंड विथ द डिबेट ऑफ डेमन्स, इसी तरह जो डेमन्स है, राक्षस है, सारा प्लान बना रहे हैं, और इसी प्लान के साथ जो है बुक 1 खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अधूरी कहानी हम लोग को सुनने को मिली, जो कि हम बताएं कि पैराडाइज लॉस्ट की पूरी कहानी ऑलरेडी हम अपलोड कर रखे, बुक 1 में यहीं तक मेंशन है कि ये लोग अभी प्लान बना रहे हैं भगवान पे फिर से अटैक करने का। अब एंड में हम कंक्लूजन मेंशन किए हुए हैं थ्रू आउट द फर्स्ट बुक। अब इस फर्स्ट बुक के दौरान जो हम लोग फर्स्ट बुक रीड किए हैं और पैराडाइज लॉस्ट के सैटर्न सीम्स एज इफ ही इज द हीरो ऑफ द पोएम, ऐसा प्रतीत क्या होता है कि सैटर्न जो है इस पोएम का हीरो है, क्योंकि पूरी जो बुक 1 की स्टोरी है वो सैटर्न के चारों ओर घूम रही है, एडम ईव की अभी कोई कहानी ही नहीं है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सैटर्न जो है इस पोएम का हीरो है, बिकॉज द फोकस ऑफ द पोएम इज ऑल ऑन हिम, क्योंकि ये जो पोएम की अभी जो बुक 1 का जो पोएम है उसका जो फोकस है सारा सैटर्न पे है, तो वो हीरो जैसा प्रतीत हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नोट्स खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।